हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला कोचिंग ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल में। है ना, हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है, तो हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है ना, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को ध्यान से देखें। आज का जो ये पार्ट होने वाला है जिसमें हम पीजेंट्स के मूवमेंट, है ना, ये फ़ोटो लगी हुई है, पीजेंट्स के जो ब्रिटिश एरा हमारे रहा है, गुलामी जो हमने की है, उस ड्यूरेशन में क्या रहा है कि पीजेंट्स ने बहुत सारे आंदोलन वगैरह चलाए। लेकिन उसके लिए क्या हुआ, पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कई सारी पॉलिसीज़ ऐसी बनाई हैं जिनकी वजह से किसानों का शोषण हुआ। तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर तुमने तमीज़ से पढ़ा हुआ है तभी इस वीडियो में एंटर करना और इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे आसानी से होंगे नहीं, है ना। अगर ऐसे ही पढ़ के बैठे वो तो नहीं होंगे। तो सीधा सीधा बात ना करते हुए आगे चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन ये, जब तक तुम ये क्वेश्चन पढ़ोगे तब तक मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ लूँ। आपने मुझे बताना है, आप सभी ने एक टर्म सुनी होगी, फिक्की, है ना। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ उत्तराखंड में, उसमें फिक्की के अध्यक्ष पूछे गए। आपने मुझे बताना है कि फिक्की की स्थापना जो थी वो कब हुई। ठीक है, फिक्की की स्थापना कब हुई। आपने मुझे बताना है बॉम्बे प्लान कब आया, एक चीज़। ठीक है, इस बी को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। बॉम्बे प्लान कब आया, ये दो चीज़ें आपने मुझे बतानी है। फिक्की की स्थापना कब हुई, इसका भी ईयर बताइए। बॉम्बे प्लान कब आया, इसका भी ईयर बताइए। अब आते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था। तो आज रैयतवाड़ी व्यवस्था, मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश काल में जितनी भी किसानों से संबंधित इकोनॉमिक जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स की रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, है रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था से कौन संबंध थे। तो ये ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है केवल एक है, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, केवल एक दो, तीन लोगों ने मिल करके रैयतवाड़ी सिस्टम बनाया। रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, रैयत टर्म यूज़ की जाती है साउथ इंडिया की तरफ। अगर आप देखो तो किसान के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, तो किसानों से संबंधित थी, ये की है अलेक्जेंडर रीड ने और थॉमस मुनरो ने। अलेक्जेंडर रीड ने इसको पहली बार ऐसा प्रपोज दिया और इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करी। थॉमस मुनरो ने इसको बम्बई और मद्रास में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया था। 1820-25 के आसपास की ये बात है। तो दो ऑप्शन है, तो दो और तीन जिसमें भी होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी है, रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त, इसको परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, प्रारंभ किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया, कॉर्नवालिस ने, सर जॉन सॉर ने या लॉर्ड वेलेजली ने किया। तो किसने स्थायी बंदोबस्त बनाया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, कॉर्नवालिस ने या वेलेजली ने। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त 1790s के ड्यूरेशन में 93 में पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था भारत में। यह आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया, क्या मतलब है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार था, मतलब किसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो था ये बनाया गया था। ऑप्शन है जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ आप जानते हैं, मुकद्दम अगर आप देखें तो जो मुगल काल में जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे उसके प्रमुखों को मुकद्दम कहा जाता था। ग्रामीण समुदायों के साथ किया गया, किसानों के साथ किया गया, जमींदारों के साथ किया गया। स्थायी बंदोबस्त तो ये किया गया था जमींदारों के साथ। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट था। पहले ये जमींदारों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, लेकिन जब दूसरी बार किया गया तो इसमें जमींदारों को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी। और इसीलिए जमींदार 1857 के विद्रोह में क्या रहे थे, अंग्रेजों के वफादार रहे थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड देखो इन्फॉर्मेशन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या स्थायी बंदोबस्त क्या है, परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। कब लागू किया था, 1787 में, 89 में, 1790 में, 1793 में। तो क्लियर आंसर हो जाएगा। इसे कहा 1793 में, 1793 में, ये इसका आंसर है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त इसको क्या और कह देते थे, तो इसको सूर्य अस्त का नियम भी कहा जाता था। सूर्य अस्त, है ना, कुछ लोग कहेंगे सूर्य अस्त और पंजाबी या गढ़वाली मस्त, जो भी आप समझो, तो सूर्य अस्त और सभी लोग मस्त हो जाते हैं, तो सूर्य अस्त। ठीक है, इसको कहते थे, किसको, स्थायी बंदोबस्त का नियम कहते थे। स्थायी बंदोबस्त को सूर्य अस्त का नियम कहते थे। ठीक है, 1793 में, ये देख लेना और आपको पता होगा कॉर्नवालिस की व्यवस्था है। सर थॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे, है ना, के नहीं होगा, किस भू राजस्व बंदोबस्त से
संबंधित थे, कौन सा उन्होंने सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया था? थॉमस मुनरो। अभी पहला ही क्वेश्चन ये था तो इससे हम ज़्यादा टाइम देंगे नहीं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, और रैयत कहते हैं किसानों से संबंधित। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मैलकॉम मैटकॉफ मुनरो। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, थॉमस मुनरो पूरा नाम होगा तो यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इजी हो गए 2 क्वेश्चन। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था भैया? बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई में, या मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों में किया था? दोनों में किया था, तो आंसर तो सस्ता हो गया इसका, बड़ा आसान, क्योंकि रैयत मैंने आपको बताया साउथ वाले पार्ट में तो मद्रास से स्टार्ट किया। मद्रास में कब किया इन्होंने? 1820 में किया। बम्बई में क्या किया? 1825 में किया। और इसके बाद पूरे के पूरे जो दक्कन वाला एरिया था ना, वहां पर कंप्लीट रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया गया था 1820 1825। और आपको रैयतवाड़ी में मैंने बताया है थॉमस जो मुनरो रहा है उसका ये काम था, ठीक है, उसका प्लानिंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। फटाफट से पहले तो आंसर कर लो, और अगर पहली बार देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, ठीक है। तो भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को मतलब देखो, आर्थिक अनिष्ट या आर्थिक तौर पर भारतीयों को जो नुकसान पहुंचा रहा था उसके लिए किसने एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल ये बात बताई कि भाई भारतीयों का नुकसान हो रहा है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो इकोनॉमी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एम.एन. रॉय ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, या दादा भाई नौरोजी ने? तो आपने बताना है दादा भाई नौरोजी को। और किस नाम से जाना जाता है? क्या नाम है और इनका, है ना, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बताओ जरा इनका दूसरा नाम क्या है? तो दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया था? इनकी एक बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें इन्होंने बताया था धन का बहिर्गमन सिद्धांत, है ना, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो उन्हीं के सिद्धांत को यहाँ पर पूछा गया है। आसान है क्वेश्चन, आगे कर लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो, अगर हो सके तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो इसको और फिर पढ़ो। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है, ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं इस क्वेश्चन के साथ, ये जो क्वेश्चन है ना, देखो, अगर ये, मुझे लगता है जहां तक मेरा ख्याल है, ये आईएएस सिविल सर्विसेज में आया हुआ सवाल है, इसीलिए इतना बड़ा है। ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देगा, मजे की बात है ये। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, बड़ा क्वेश्चन मत देखो, बड़ी चीज़ जो होती है बड़ी हल्की होती है और बहुत ही आसानी से हो जाती है, ऐसे हमारे गुरुदेव कह गए हैं। देखो जरा क्वेश्चन को, ये कह रहे हैं कि भाई सही परिभाषा बता दो ड्रेन थ्योरी की, जिसकी मैंने बात की है दादा भाई नौरोजी। आपने मेरी ऑफलाइन क्लास ली है तो ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से समझाया गया है। देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। देखो, इस क्वेश्चन की एक और बात मैं बता दूं, जब क्वेश्चन आप पढ़ो ना तो एक बात समझ लेना कि आपको इसमें से बेस्ट आंसर चुनना है, क्योंकि हर प्रकार का हर स्टेटमेंट जो है वो अपने स्तर पर 70% तक ठीक होगा। दूसरे पे आते हैं, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ठीक है भाई, ये वाली बात भी है। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। ठीक है, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब बनाया जा रहा था। देखो, अगर इसका आंसर देखा जाए तो भारत की राष्ट्रीय जो संपदा है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये बिल्कुल उस गुल्लक की तरह है कि गुल्लक में से आप क्या कर रहे हो भाई साहब, पैसा निकाले जा रहे हो, उसमें कोई भी, उसमें इनकमिंग तो है, उसमें आउटगोइंग तो है, बट इनकमिंग नहीं है। ठीक है, आ नहीं रहा, जा ही रहा है, तो एक दिन गुल्लक जो होगा वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और क्या होगा, भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, तो अर्थव्यवस्था जो थी वो चरमरा जाएगी। तो इस आधार पर ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सस्ता और गरीबों वाला ये प्रश्न है, तो दादा भाई नौरोजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो कुछ था नहीं तो क्या डिस्कस करें इसको।
है ना, और तो कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का के आर्थिक आलोचक थे? जिन्हें ये टर्म उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद का अर्थ मालूम नहीं है, उसका मतलब है कि भाई साहब कॉलोनी की बात कर रहे हैं कि जो इंडिया थी ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो उपनिवेशवाद, ठीक है, समझ रहे हो। आर्थिक आलोचक थे, आर्थिक आलोचक कौन थे? तो ये भाई साहब तो थे ही दादा भाई नौरोजी। अब ये एमसीक्यू टाइप है, तो एक तो हो गई और एक अकेला भी है और ये भी है, तो कुछ भी हो सकता है। आरसी दत्त, भारत का आर्थिक इतिहास, ठीक है। जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों ही आर्थिक तौर पे आलोचक थे उपनिवेशवाद के। तो बिल्कुल क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3, ठीक है। आगे चलते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या क्या पढ़ा तुमने कि थॉमस मुनरो ने इसको स्टार्ट किया। साउथ इंडिया में पहले कहाँ से स्टार्ट हुई? तो बोलोगे मद्रास से स्टार्ट हुई। ईयर मैं तुमको बता चुका हूँ, ठीक है। कभी कभी लिखने में क्या होता है, थोड़ी गलती हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी है, समझने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तुम समझ लिया करो कि मैं बोल रहा हूँ कि जो ये थॉमस मुनरो हैं, ये मद्रास में इन्होंने शुरू किया था, फिर उसके बाद किसने? बॉम्बे में ये स्टार्ट हुआ था। रैयत का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझो। रैयतवाड़ी ये किसान, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी रैयतवाड़ी कहते हैं। द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, ठीक है। मतलब रैयत सरकार जो थी वो किसानों को पट्टे पर भूमि दे दिया करती थी ताकि वो अपना उत्पादन वगैरह करें और सरकार को टैक्स पे करें। अब टैक्स पे करेंगे कैसे? तो कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण होता था, जो कि बहुत ही जरूरी चीज़ है। मूल्य निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल सही। तो पहली बात सही, दूसरी बात सही और तीसरी बात भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन जो है इसमें तीसरा वाला यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ये ठीक हो जाएगा। दोबारे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और इस पर विचार करो, ठीक है। कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि गलत बता दिए हैं, सही कर दो, या ये अच्छा बताया और वो बुरा बताया, तो बता सकते हो, कमेंट कर दो। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि? फिर से क्वेश्चन है। देखो, मेरी वीडियो का फ़ायदा ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे और आपको एहसास होगा कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो अच्छी है, वो किस स्तर पर काम कर रही है। वनडे एग्जाम तो हो ही जाएगा, उसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, बिल्कुल सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। शायद ये वाली बात सही है, लेकिन ये वाली बात जम नहीं रही है। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। सभी सामाजिक बुराइयों पर तो देखो इस पर विचार है, क्योंकि इसमें जो हमारी जो अपनी जो रीतियां होती हैं उनके ऊपर उनका कोई स्पष्ट विचार नहीं था। तो ये वाली बात को थोड़ा सा रोक देते हैं। तो अगर पहला तीसरा गलत कर लो, तीसरा गलत कर लो, नहीं हो रहा है, तो 2 और 3 दोनों ही गलत हो रहे हैं, क्योंकि दूसरा वाला तो गलत है, ठीक है। ये वाला तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था, क्योंकि इन्होंने पूछा है सत्य कथन बताना है। देखो समझो, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल कथन एक सही है कि उन्होंने बताया था कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो फिर से पहले क्वेश्चन से तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है कि विवादों की प्रवृत्ति हो गई? तो क्या कारण हो सकते हैं, उसके कारण बताओ। बोला गया है ए, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, है ना। उपयुक्त ए, बी व सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता था, यानी कि लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी, है ना। देखो, अब इसमें तो जमींदार की स्थिति को सशक्त बनाना वाली बात तो सही है ना, कि जोड़कर देखा जा सकता है। तो जमींदार की स्थिति को सशक्त बनाया गया था क्योंकि स्थायी बंदोबस्त था। लेकिन पहली स्थिति में तो जमींदारों को बाहर किया गया था, उसके बाद जमींदारों को फिर से इंपॉर्टेंस दी गई, तो इनको सशक्त बनाया गया था, लेकिन रैयत की तुलना में बनाया गया था। ये वाली बात कुछ जम नहीं रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना नहीं, उनको अधिपति तो नहीं बनाया गया था। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना,
ऐसा भी नहीं था कि बहुत अच्छी न्यायिक पद्धति बना दी गई थी। और रैयत की तुलना में ज़मींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ये वाला ऑप्शन नहीं है इसका, है ना, क्योंकि ज़मींदार की स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं थी। वो तो केवल बोली लगा कर क्या लेता था, भैया संपत्ति को ले लेता था, उसके बाद किसानों को दे देता था। तो ये वाली स्थिति नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना कि सही नहीं है, तीनों ही सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है, यही वाला स्टेटमेंट है, तीनों सही नहीं है ना, तीनों में से कोई सही नहीं है। तो अगर आपने ये स्टेटमेंट, अगर आपने ये पूरा का पूरा भूमि बंदोबस्त जो है, स्थायी बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस का पढ़ा है, एक बार दोबारा पढ़े, आपको इन तीनों आंसरों का अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो और पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह और अपकमिंग वीडियोस वगैरह या हमारे कोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन सबकी आपको जो जानकारी है वो मिलती रहेगी। और यूट्यूब चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लेना, पाठशाला ऋषिकेश, है ना। और हमारे ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस में भी इनरोल कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से बैचेस स्टार्ट हैं, तो जो भी बैच आप चाहते हो उसके लिए जानकारी पाठशाला से ले सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।